चंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारे द्वारा लगातार आपसे बातचीत की जा रही है पर्यावरण शिक्षण पर, और पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत आप सिलेबस को काफ़ी आसान भाषा में समझते हुए लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्त। और उसी श्रृंखला को हम अपने इस चैप्टर वाइज क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम आपसे बातचीत कर रहे थे मापन और मूल्यांकन पर, जहाँ पे आपने यह जाना हुआ था कि मापन किसे कहते हैं, मूल्यांकन क्या होता है, मापन और मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं, वर्गीकरण के आधार पर आपने जाना था। इनके वर्गीकरण करने और उनको बेहतर तरीके से समझने के पश्चात हम और आप यहाँ पर अब बातचीत करने जा रहे हैं। जो हमारा मूल मुद्दा होगा वो आज पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत बातचीत करेंगे मूल्यांकन की विधियों पर। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि मूल्यांकन की बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण विधियाँ हैं जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से लगातार प्रश्नों का समावेश कराती रही हैं। चूँकि मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, मूल्यांकन की विधियों में बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आप शिक्षण की विधियों के तौर पर भी पढ़े हैं, लेकिन शिक्षण की विधियाँ और मूल्यांकन की विधियाँ दोनों में परिप्रेक्ष्य का अंतर होगा। क्योंकि मूल्यांकन में हम यहाँ पर ध्यान देते हैं बालक के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले व्यवहार पर, जबकि शिक्षण की विधियों के अंतर्गत हम स्वयं के कौशल प्रदर्शन पर ध्यान देते हैं, जिसमें हम बालक के लिए विषय वस्तु को सरल, सुगम और आसान बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के इस लेक्चर नंबर जो 24 होगा उस पर हम बातचीत करते हैं और बातचीत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और मूल्यांकन की विधियों के अंतर्गत हम सबसे पहली विधि पर चर्चा करेंगे, और पहली विधि हमारी क्या है, पोर्टफोलियो होगी। पहली विधि का नाम क्या है, पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा, पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया आपके एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। हम बड़े आसान भाषा में हम बातों को समझ लेंगे और समझने के पश्चात हम यहाँ पे इसे एग्ज़ाम के जो आपके काम की बिंदु होंगी उस पर हम आपसे डिस्कस कर लेंगे या उसको हम नोट भी करा देंगे। बड़े आसान भाषा में आप समझिएगा कि व्यवहारिक तौर पर अपने जैसे घर, परिवार, पास पड़ोस से जोड़ करके आप समझिए तो आप ये पाते होंगे कि जैसे आपके घर में कोई छोटा नन्हा सा बालक है, तो उस बालक का एडमिशन कराने के लिए, जैसे हमने माना आप किसी CBSE या ICSE विद्यालय में गए, तो आप जाते हैं जब एडमिशन कराने के लिए, तो वहाँ एडमिशन कराने के दौरान जो उनका कक्षाध्यापिका होगा या जो एडमिशन कर रहा होगा, वो एडमिशन करते समय एक रजिस्टर लाता है या एक फोल्डर, मतलब एक रजिस्टर लेता है फोल्डर के तौर पर, और उस फोल्डर के अंदर जानकारी रखने के लिए आपसे विभिन्न प्रकार के विवरण मांगता है। विवरण क्या मांगता है? पूछता है कि बालक के माता पिता क्या करते हैं, बालक के माता पिता क्या करते हैं, वे किस पेशे से जुड़े हैं और वो कितना पढ़े लिखे हैं। क्लियर हुआ? फिर पूछता है कि परिवार में और कौन कौन से सदस्य हैं, जैसे बच्चे के कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, और चाचा, दादा, दादी, बुआ, बॉस, ये सारे लोगों के बारे में वो आपसे जानकारियाँ मांगता है। क्लियर हुआ? तो देखिए, अगर हम इसको एक एक लाइन को ऐसे ही नोट करते चलें तो इसका मतलब कि प्रवेश से पूर्व की समस्त जानकारी, प्रवेश से पूर्व की समस्त जानकारी। बच्चे ने क्या वहाँ पे अध्यापक ने क्या किया, मांगा आपसे। बच्चा खेलने जहाँ जाता है, खेल के मैदान में कौन कौन से बच्चे आते हैं, जो बच्चे आते हैं वे किस विद्यालय में जाते हैं, उनके माता पिता क्या करते हैं और वे किस पेशे से जुड़े हैं। मतलब आप एक लाइन में समझिए कि प्रवेश से पूर्व बच्चे के समस्त प्रकार के व्यवहार की जानकारी ले ली जाती है। क्या आपका बच्चा कभी शारीरिक और मानसिक रूप से कभी गंभीर रूप से बीमार तो नहीं हुआ, क्या कभी किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें शिक्षक ने पूछा। फिर शिक्षक क्या करता है, कक्षा निष्पादन
कक्षा निष्पादन। कक्षा निष्पादन का सीधा सा मतलब है चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे हम बात कर रहे हैं आपसे कि सामाजिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, या सामाजिक कार्यक्रम हो, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं हों, पाठ्य सहगामी क्रिया हो गया, क्रियाएं हो गई। इसी प्रकार से और देख लीजिएगा, जैसे बच्चे का क्या साप्ताहिक टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट होता ही है। बच्चे का मतलब आप कह सकते हैं कि छमाही टेस्ट भी होता है, मतलब 3 माह पे। इसी तरीके समझ लीजिएगा कि छमाही टेस्ट हो गया। फिर ये जितने मतलब आप ये ध्यान दीजिए कि विद्यालय में प्रवेश से पूर्व की जानकारी लेकर के नोट करके रख दिया। अब जिस दिन बच्चा विद्यालय में प्रवेश ले लिया उस दिन से समस्त प्रकार की जानकारी बच्चे की यहाँ पर नोट करके एक फोल्डर में, अब देखिएगा मूल रूप से हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये मूल लाइन होगी कि समस्त जानकारी, क्या समस्त जानकारी, चाहे वो पूर्व से संबंधित हो चाहे वो वर्तमान से, मतलब बच्चा कक्षा में बताया कितना, बच्चा कक्षा में कितना उपस्थित हुआ, बच्चे का कक्षा के दौरान शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहा, बच्चे का उसके सहपाठियों के साथ व्यवहार कैसा था, ये समस्त प्रकार की जानकारी एक फोल्डर में रखता है। और आवश्यकता पड़ने पर फोल्डर के अंदर की जानकारी, फोल्डर के अंदर की जानकारी का अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या कर देता है, बालक के व्यवहार की व्याख्या कर देता है। इसे ही क्या कहा जाता है? तो इसे ही क्या कहा जाता है दोस्त? पोर्टफोलियो। इसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। इसे ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके समझ पाए होंगे कि बालक से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी, जो चाहे शिक्षक हो, चाहे वो अभिभावक ही रख रहा हो, या वो कोई भी हो सकता है। आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि पोर्टफोलियो का कार्य केवल शिक्षक ही नहीं करता, अभिभावक भी हो सकता है, आप बड़े भाई के तौर पर भी आप हो सकते हैं। वो क्या करता है? समस्त प्रकार की जानकारी को एक क्रम से फोल्डर में रखता चला जाता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, समस्त प्रकार का। और जब आवश्यकता पड़ी तो उसी का अध्ययन करके व्याख्या कर दिया। यही हमारा मूल रूप से क्या कहलाएगा? यही मूल रूप से कहलाता है पोर्टफोलियो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप अच्छे बेहतर तरीके से समझ पाए पोर्टफोलियो को। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्त, और नेक्स्ट क्रम पर हम बात करेंगे साक्षात्कार विधि की। तो देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि देखिए सबसे पहले समझिए साक्षात्कार क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का
का आपसी बातचीत जो निश्चित उद्देश्यों के साथ ब्रैकेट में व्यक्तित्व अध्ययन के लिए किया जाता है, वह क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। वह हमारा क्या कहलाएगा? साक्षात्कार। अब देखिए, आप समझने का प्रयास करेंगे साक्षात्कार क्या है। मिनिमम दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, आप इस बात पर बहुत गंभीरता से फोकस करिएगा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? आपसी बातचीत लिखा है। साक्षात्कार के दौरान मूल रूप से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी चीज़ का इंटरव्यू जा करके दीजिए, आपसे मूल रूप से प्रश्न बातचीत करते हैं, आपके अंदर की जानकारी, आपके अंदर व्यक्तित्व तो हम परखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर आप शिक्षा विभाग में गए जो है कि इंटरव्यू देने के लिए, तो कहते हैं कि जैसे हमने माना आपका नाम रमेश है, तो सीधे तौर पे यही कहा जाता है, रमेश आजकल मुझे बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार और समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्या आप कुछ ऐसी समस्याओं को आप हमें बता सकते हैं क्या? तो देखिए, ये प्रश्न नहीं पूछना, प्रश्न पूछना सीधे कहता शिक्षा के क्षेत्र की 4 समस्याओं का आप जिक्र करिए, वर्णन करिए। वो आपसे पहले यहाँ पर एग्जाम करा लिया गया है, लिखित एग्जाम करा लिया गया है। हम वहाँ व्यक्तित्व की क्या करते हैं? अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मतलब मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विधि साक्षात्कार विधि मानी जाती है। इसमें शिक्षक मतलब बच्चों को कक्षा के दौरान जब शिक्षण अधिगम की क्रिया चल रही है, बच्चे आमने सामने हैं, तो उसी दौरान बच्चों से बातचीत करके उनके सोच, उनके विचार, उनके अंदर निहित भावनाएं, उनके अंदर जो कुछ भी जटिलता है, जो कुछ भी उनकी समस्याएं आ रही है, चाहे वो उनके व्यवहार से संबंधित समस्या, उनके व्यक्तित्व से संबंधित समस्या हो, इन सभी बातों का शिक्षक ध्यानपूर्वक अवलोकन करता रहता है और वह अवलोकन करने के पश्चात प्राप्त जानकारी का क्या करता है? मतलब देखिए, वो आपसे बातचीत के दौरान आपके व्यवहार का कर रहा था क्या? अध्ययन। और अध्ययन करने के पश्चात वही आपके व्यवहार की कर देगा क्या? व्याख्या। और यही हमारा व्याख्या क्या कहलाएगा? तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि अध्ययन करके व्याख्या कर देना ही हमारा मूल रूप से कहलाएगा क्या? मूल्यांकन कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर आप समझिएगा कि साक्षात्कार विधि मूल्यांकन की वह विधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठ करके किसी भी समस्या पर बातचीत करते हैं, या एक शिक्षक बालकों से बातचीत करता है और बातचीत के द्वारा जो बालक की अभिव्यक्ति स्वयं की जाती है, उसी का शिक्षक अध्ययन करके बालक के व्यवहार की व्याख्या कर देता है। और यही हमारा क्या हो गया? मूल्यांकन। और यह मूल्यांकन की हमारी विधि कौन सी कहलाई? तो यह हमारे मूल्यांकन की विधि कहलाती है साक्षात्कार विधि। क्लियर हुआ दोस्त? चलिए आगे की ओर आप आएंगे और आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तर विधि। सीधे तौर पर प्रश्नोत्तर विधि की अगर जिक्र किया जा रहा है, तो प्रश्नोत्तर विधि में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है कौन? शिक्षक होता है। प्रश्नोत्तर विधि में एक पक्ष के रूप में कौन होता है? एक पक्ष के रूप में होता है शिक्षक। और प्रश्नोत्तर विधि में दूसरे पक्ष के रूप में कौन होता है? बालक होता है। अब देखिए, शिक्षक के द्वारा बच्चों से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षक के द्वारा बच्चों से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर हुआ? अब ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में बालक क्या करते हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बालक प्रश्न का उत्तर
बालक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि या समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई, प्रयास करते हैं। अब देखिए, जब वो समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि चाहे वो उत्तर देने का प्रयास करें, चाहे वो समाधान करने का प्रयास करें, इस दरमियान बच्चे करते क्या हैं, वो व्यवहार क्या करते हैं, व्यवहार प्रकट करते हैं। क्या करते हैं, व्यवहार प्रकट करते हैं। क्लियर हुआ। अब ये जो व्यवहार प्रकट करते हैं, इसी व्यवहार का शिक्षक के द्वारा किया जाता है क्या, अध्ययन। और अध्ययन करने के पश्चात इसी व्यवहार के माध्यम से शिक्षक बच्चे के व्यवहार की कर देता है क्या, व्याख्या। और यही अध्ययन और व्याख्या के माध्यम से बच्चे के व्यवहार का हो गया क्या, मूल्यांकन हो गया। और यह हमारी मूल्यांकन की विधि क्या कहलाई, प्रश्नोत्तर विधि। क्लियर हुआ कि प्रश्नोत्तर विधि में एक पक्ष शिक्षक हुआ, एक पक्ष बालक हुआ। शिक्षक बालक से प्रश्न पूछता है, तो जब शिक्षक बालक से प्रश्न पूछता है तो बच्चा प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है या समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। अब ये उत्तर या समाधान के दौरान बच्चा क्या करता है, अपना व्यवहार प्रकट करता है, और शिक्षक क्या करता है, इसी व्यवहार का अध्ययन करता है और अध्ययन करके व्याख्या कर दिया। और ये हमारी क्या हो गई, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से बच्चे के व्यवहार का मूल्यांकन हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरी बात, इसमें एक पक्ष, अभी तो प्रश्नोत्तर विधि में आप शिक्षक के तौर पर देखें, प्रश्नोत्तर विधि में ये भी तो हो सकता है कि जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे हम प्रश्नोत्तर विधि की बात कर रहे हैं, तो अभी जहाँ शिक्षक था वहाँ हो सकता है कौन, बालक। अब देखिए, बालक के अंदर मूल रूप से पाई जाती है क्या, तो आप कहेंगे कि बालक के अंदर मूल रूप से पाई जाती है क्या, जिज्ञासा। और जब जिज्ञासा पाई जाएगी तो बच्चे करेंगे क्या, प्रश्न पूछेंगे। बच्चे करेंगे क्या, प्रश्न पूछेंगे। अब प्रश्न बच्चे जब पूछेंगे तो प्रश्न पूछने में प्रकट करेंगे अपना क्या, तर्क प्रकट करेंगे। प्रश्न पूछने में बच्चा प्रकट करेगा क्या, अपना पूर्व ज्ञान प्रकट करेगा। और इस तर्क और पूर्व ज्ञान के माध्यम से प्रदर्शित होगी बच्चे की क्या, मानसिक क्षमता, या बच्चे के अंदर जो कुछ भी मानसिक उसका गुण है इत्यादि है करेगा। ये तर्क, पूर्व ज्ञान और ये जो मानसिक क्षमता है। तो अब देखिए, अब दूसरे पक्ष पर आइए। दूसरा पक्ष हमारा कौन है, तो दूसरा पक्ष है शिक्षक। अब देखिए शिक्षक क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि शिक्षक क्या किया, इन समस्त प्रकार की जानकारी के माध्यम से बच्चे के व्यवहार का उसने किया क्या, अध्ययन कर लिया। और अध्ययन करने के पश्चात शिक्षक ने बच्चे के व्यवहार की कर दिया क्या, व्याख्या कर दिया। और उसका अध्ययन और व्याख्या के माध्यम से ही बच्चे के व्यवहार का हो गया क्या, मूल्यांकन हो गया। और यही मूल्यांकन हमारा क्या कहलाए, ये दो डायमेंशंस हैं। एक जब शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछता है, और दूसरा डायमेंशन है जब बच्चा शिक्षक से प्रश्न पूछता है। दोनों परिदृश्य में मूल्यांकन तो बालक का ही हो रहा है, लेकिन ये इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर आसानी से की जा सकती है। क्लियर हुआ। चलिए आगे आपको अभी और कुछ भी जानना है, जैसे आवधिक परीक्षा विधि। आवधिक परीक्षा विधि को अगर हम कहें तो आवधिक शब्द को एक और शब्दों के आधार पर समझा जा सकता है, सामयिक। सामयिक परीक्षा। अब सामयिक परीक्षा में क्या आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बच्चे का ले रहे हैं क्या,
साप्ताहिक टेस्ट। क्या ले रहे हैं? बच्चे का साप्ताहिक टेस्ट ले रहे हैं। आप बच्चे का क्या कर रहे हैं? मासिक टेस्ट ले रहे हैं। आप बच्चे का त्रैमासिक परीक्षा करा रहे हैं, त्रैमासिक परीक्षा करा रहे हैं। और बच्चे का यहीं पर क्या करा रहे हैं? अर्धवार्षिक परीक्षा करा रहे हैं। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं? साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, इन सभी प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से बच्चा का आप देखिए प्रकट क्या हो रहा है? प्रकट क्या हो रहा है? तो आप सीधे तौर पर कहेंगे कि इसमें प्रकट हो रहा है बालक का, प्रकट हो रहा है क्या? बालक का व्यवहार। क्लियर है? इसमें प्रकट क्या हो रहा है? बालक का व्यवहार। यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई कि इसमें प्रकट क्या हो रहा है? बालक का व्यवहार प्रकट हो रहा है। अब शिक्षक क्या करेगा? भाई देखिए, अब ये परीक्षा में व्यवहार प्रकट कर रहा है कौन? बालक। अब इस दूसरे पक्ष पर, अब ये बालक हो गया, तो इसके दूसरे पक्ष पर आएगा कौन? तो दोस्त आप बताएंगे कि दूसरे पक्ष पर आएगा कौन? शिक्षक आएगा। शिक्षक ने क्या किया? शिक्षक ने बालक के इस व्यवहार का किया क्या? अध्ययन किया। और अध्ययन करने के पश्चात शिक्षक ने बालक के व्यवहार की कर दिया क्या? व्याख्या। तो अब देखिए, यही अध्ययन और व्याख्या, ये हमारा मूल रूप से, ये अगर हम अध्ययन के पश्चात व्याख्या हुआ तो यही व्याख्या हमारा मूल रूप से बच्चे के व्यवहार का हो क्या गया? मूल्यांकन। और यह हमारी मूल्यांकन की विधि क्या कहलाई? आवधिक परीक्षा विधि कहलाई। क्लियर हुआ दोस्त कि आवधिक परीक्षा विधि को हम सामयिक परीक्षा, मतलब समय समय पर ली जाने वाली परीक्षा के नाम से भी हम जानते हैं। और इसके अंतर्गत साप्ताहिक टेस्ट, जैसे इसके अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? साप्ताहिक टेस्ट आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत मासिक टेस्ट आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? त्रैमासिक परीक्षा आती है। और इसके अंतर्गत बच्चे की अर्धवार्षिक परीक्षा, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब ये समस्त प्रकार की जितनी भी परीक्षाएं ली गई, इसका एक डेटा तो बना करके रखा जाता है। और इस डेटा में बच्चे का प्रदर्शित होता है, या इस डेटा में यहाँ पर रहता है क्या? बालक का व्यवहार। और बालक के इसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके माध्यम से? शिक्षक के माध्यम से। और वो बालक के इस व्यवहार का अध्ययन करता है और अध्ययन करके प्रस्तुत कर देता है क्या? व्याख्या। और इसकी यही व्याख्या क्या कहलाएगी? तो उसकी यही व्याख्या कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा हमारी आवधिक परीक्षा विधि। क्लियर हुआ दोस्त? क्या बेहतर तरीके से समझ पाए? चलिए अब हम अगले नंबर पर आते हैं, वार्षिक परीक्षा विधि पर। तो देखिए, आप वार्षिक परीक्षा को एक शब्द पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक शब्द के माध्यम से इसको सरल करिए। आप वार्षिक परीक्षा को एक और नाम से जानते हैं, आप जिसको बोलते हैं सत्र परीक्षा। सीधे तौर पे आप क्या बोलते हैं? सत्र परीक्षा बोलते हैं। अब सत्र परीक्षा का सीधा सा संबंध होता है किस मूल्यांकन से? तो आप सीधे तौर पर बताएंगे किससे? व्यापक मूल्यांकन से। क्लियर हुआ? सत्र परीक्षा का सीधा सा संबंध किससे है? व्यापक मूल्यांकन से। लेकिन अब सुनिए, सत्र परीक्षा के तौर पर सीबीएसई ने क्या कहा? सीबीएसई ने कहा कि कक्षाओं में व्यापक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, सत्र परीक्षा या वार्षिक परीक्षा को क्या कर देना चाहिए? बैन कर देना चाहिए। तो व्यापक मूल्यांकन के तौर पर बच्चे की का क्या? ज्ञानात्मक, बच्चे का ज्ञानात्मक, बच्चे का कौन सा? बच्चे का भावात्मक, और बच्चे का कौन सा? क्रियात्मक। क्रियात्मक। इन तीनों आधारों पर, या इन तीन के तीनों पक्षों के आधार पर वर्ष भर में, इन तीनों, देखिए वर्ष भर में
में हुए, वर्ष भर में हुए व्यवहार परिवर्तन, वर्ष भर में हुए व्यवहार परिवर्तन का शिक्षक के द्वारा किया क्या जाता है? तो दोस्त का शिक्षक के द्वारा किया जाता है क्या? अध्ययन किया जाता है, और अध्ययन करके इसमें बच्चे के व्यवहार की प्रस्तुत कर दी जाती है क्या? व्याख्या। और इसी अध्ययन और व्याख्या के माध्यम से बालक के व्यवहार का कर लिया जाता है क्या? तो बालक के व्यवहार का कर लिया जाता है मूल्यांकन। और यही हमारे मूल्यांकन की विधि कहलाती है क्या? वार्षिक परीक्षा विधि कहलाती है। और ये हमारा बालक के व्यवहार को जानने का एक बड़ा सरल और परफेक्ट एक तरीका होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो दत्त कार्य विधि लिखा जाता है। दत्त कार्य विधि, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि दत्त कार्य विधि को हम और क्या कहते हैं? तो हम इसको कहते हैं गृह कार्य विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गृह कार्य विधि कहते हैं। गृह कार्य विधि की हम बात करते हैं तो आप सबसे पहली बात ये समझिएगा कि दत्त कार्य विधि बच्चे को उसके परिवेश के अवलोकन के लिए मतलब गृह कार्य विधि क्या होता है? परिवेश के अवलोकन के लिए बच्चे को गृह कार्य दिया जाता है। और इसके माध्यम से होता क्या है? तो इसके माध्यम से होगा क्या? अधिगम अनुभव में बच्चा करता हुआ पाया जाता है क्या? तो इसके माध्यम से बच्चा अपने अधिगम अनुभव में करता हुआ पाया जाता है क्या? तो यहाँ पर ध्यान देंगे विस्तार, और इस विस्तार से बच्चे में उत्पन्न होता है क्या? तो आप बताएंगे कि इस विस्तार के माध्यम से बच्चे में उत्पन्न होता है स्वाध्याय की आदत का विकास। स्वाध्याय की आदत मतलब अपने से पढ़ने की, स्वाध्याय की आदत का विकास। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वाध्याय की आदत का विकास का सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है बच्चे की सेल्फ स्टडी, अपने से पढ़ने की क्षमता में धीरे धीरे क्या होने लगता है? विकास। तो आप देखिए 1 नंबर, या दूसरे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, 1 नंबर व्यवहार यहाँ मिला, 2 नंबर का व्यवहार मिला और 3 नंबर का व्यवहार मिला। और ये समस्त प्रकार का व्यवहार संबंधित है किससे? बालक से। तो शिक्षक बालक के इस तीनों प्रकार के व्यवहार का, शिक्षक बालक के अब देखिए, अब अगली कड़ी अब जुड़ेगी किसका? शिक्षक का। और शिक्षक क्या करेगा कि शिक्षक इस तीनों प्रकार के व्यवहार का करेगा क्या? समग्र रूप से करेगा अध्ययन, और अध्ययन करने के पश्चात वह प्रस्तुत कर देगा क्या? बालक के व्यवहार की व्याख्या। और इसी अध्ययन और इसी व्याख्या के समग्र परिणाम से जो होगा वह कहलाएगा क्या? मूल्यांकन। और यह मूल्यांकन की विधि की अगर हम बात करेंगे तो इसी को कहा जाएगा कौन सी विधि? तो दोस्त आप ध्यान देंगे कि यही मूल्यांकन की विधि कहलाएगी दत्त कार्य विधि। क्लियर हुआ? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्विज या प्रतियोगिता विधि। क्विज या प्रतियोगिता विधि। तो क्विज या प्रतियोगिता विधि जो होता है, तो देखिए इसको सबसे पहले ये समझेगा कि क्विज या प्रतियोगिता विधि तो ये सीधे तौर पर संबंधित होता है किससे? सामूहिक शिक्षण से। भाई आप क्विज या प्रतियोगिता, जैसे आप सामूहिक, इसका सीधा सा मतलब क्या है? सामूहिक शिक्षण अधिगम। इसका सीधा सा मतलब क्या है? सामूहिक शिक्षण अधिगम है। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब एक बात ध्यान दीजिए,
चाहे आप क्विज करा रहे हो या चाहे कक्षा में प्रतियोगिता अंताक्षरी कुछ भी करा रहे हो, वो बिना दो बालकों के क्या संभव है? नहीं। दो या दो से अधिक हो, मतलब आप चाहे एक एक रो बांट दीजिए, दो दो रो बांट दीजिए, 10-10 को एक एक में कर दीजिए, तो आपका यह कार्य क्या कहलाएगा? सामूहिक हो गया। अब आप कुछ भी आप भी निर्देश देंगे, बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। तो इसी के आधार पर ये जो मूल्यांकन की क्विज या प्रतियोगिता विधि है, इसको सामूहिक शिक्षण अधिगम की विधि भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें आपस में बच्चे करना सीखते हैं क्या? सहयोग। आपस में बच्चे करना सीखते हैं एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे के प्रति दिखाते हैं दया। और इसमें क्या होता है कि प्रेम हो गया, दया हो गया, एक दूसरे के प्रति प्रकट करते हैं क्या? सहानुभूति। अब देखिए ये सहानुभूति, और ये तो हमारा क्या हो गया? ये एक तौर पर हमारा हो गया क्या? भावात्मक कौशल हो गया। यह एक प्रकार का हमारा क्या हो गया? भावात्मक कौशल हो गया। ठीक है, लेकिन इसी सामूहिक शिक्षण में बच्चा जवाब देने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्तुत करता है अपने अंदर का क्या? तर्क। विभिन्न प्रकार की अपने अंदर निहित क्या? सृजनात्मकता, नए विचार इत्यादि भी बच्चा क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ये सभी पक्ष सामूहिक शिक्षण अधिगम का पक्ष संबंधित है किससे? बालक से। क्लियर हुआ? तो अब देखिए ये प्रस्तुत करता है। अब ये दोनों प्रकार का, अब ये क्या हो गया? ये अगर हम इसको कहना चाहें तो बालक की क्या है? मानसिक क्षमता है। ये बच्चे की क्या है? मानसिक क्षमता है। तो अब देखिए दो पक्ष आ गए, भावात्मक कौशल और बच्चे की मानसिक क्षमता। अब यहीं पर आप लेकर के आइए किसको? शिक्षक को। और शिक्षक क्या करेगा? क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, शिक्षक करेगा क्या? शिक्षक इस दोनों प्रकार के व्यवहार का करेगा क्या? अध्ययन करेगा, और अध्ययन करने के पश्चात वह बालक के व्यवहार की प्रस्तुत कर देगा क्या? व्याख्या। और यह अध्ययन और यह व्याख्या प्रमुख रूप से बच्चे के व्यवहार की समग्र रूप से करेगा क्या? तो यह बच्चे के व्यवहार का समग्र रूप से करेगा मूल्यांकन। और यही हमारी मूल्यांकन की विधि क्या कहलाएगी? क्विज या प्रतियोगिता विधि होगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? चलिए आएंगे इस विधि के लास्ट चरण की ओर आएंगे, और यहाँ पर लिखा है चेकलिस्ट विधि। चेकलिस्ट विधि लिखा है। चेकलिस्ट विधि की अगर हम आपसे बात करें, उत्तर को एक निश्चित में से चयन करना। इसका सीधा सा मतलब क्या? उत्तर को एक निश्चित में से चयन करना। अब निश्चित में से चयन करने का क्या? जैसे देखिए चेकलिस्ट क्या है? क्या आप प्रत्येक रविवार को फिल्म देखते हैं? अब देखिए उत्तर किस में देना है? हाँ और ना। ये बना है चेकलिस्ट। ये लिस्ट बनी हुई है, आप निश्चित है ये सब पहले से, या तो आप हाँ कह सकते हैं या तो नहीं। अब इसमें आप कभी कभी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से जैसे सप्ताह में एक बार मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अब हो सकता है हाँ ना ना हो, और वहाँ पर क्या हो? सही और गलत। तो इस प्रकार के जब प्रश्नों के उत्तर आपको
निश्चित किसमें दायरे में होता है, तो ये हमारे मूल्यांकन की क्या होती है, चेकलिस्ट विधि होती है। हम एक क्वेश्चनार दे दिए जिस पे ढेर सारे क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें आगे ये फॉर्मेट बना हुआ है जहाँ पे आपको सही गलत के रूप में आपको अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। आपने प्रेजेंट कर दिया और ये आपका शिक्षक ने उसका अध्ययन करके बच्चे के व्यवहार की व्याख्या अध्ययन करके व्याख्या कर दिया और ये हमारा क्या हो गया, ये मूल्यांकन। तो ये हमारे मूल्यांकन की विधि है। क्लियर हुआ? तो चलिए, ये था हमारी मूल्यांकन की विधि। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।